बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयदा उरूज रियाज़ है। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। जैसे हम हमेशा वॉइस ऑफ डायबिटीज़ की एक नई एपिसोड किया करते हैं, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, मेरे उस्ताद हैं और ही इज़ एक्स HOD एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन अब्बासी शहीद हॉस्पिटल एंड अ चेस्ट फिजिशियन प्लस अ कंसल्टेंट फिजिशियन। सर खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर वॉइस ऑफ डायबिटीज, थैंक यू सर। सर वॉइस ऑफ डायबिटीज़ में हम जो है वो अवेयरनेस सेशंस रखते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेते हुए, लाइक डायबिटीज़ के साथ फैटी लिवर, डायबिटीज़ के साथ रमज़ान, ऐसे हमारे बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं। तो ये अवेयरनेस होती है बेसिकली आवाम के लिए। आप ऐसे अवेयरनेस सेशंस के बारे में क्या सोचते हैं? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल आइडिया, बहुत अच्छा वो है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली कोई फॉर्मल हेल्थ एजुकेशन नहीं है। जनरल मासेस की हेल्थ एजुकेशन बहुत पुअर है और ऑन टॉप ऑफ दैट जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के, जो बज़ाहिर हिकमत से आए हुए हैं, और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो हमारी कम्युनिटी के अंदर फराहम कर गए हैं, उनको करेक्ट करने के लिए और लोगों को सही मालूमात को फराहम करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यकीनन इससे आवाम इस्तेफादा भी हासिल करती होगी और उनके हेल्थ केयर में उनको फ़ायदा भी होता होगा। आजकल ज़्यादातर पेशेंट ज़्यादातर चैट GPT से ही पूछ के आ जाते हैं कि हमें करना क्या है, करना कैसे है। देखिए, चैट GPT के साथ ठीक है, इज़ नो डाउट के उसके अंदर बहुत इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाती है, लेकिन जो एक इशू चैट GPT के साथ है कि आपको सही का क्वेश्चन करना जब तक नहीं आएगा चैट GPT से, वेरी ट्रू, तो चैट GPT आपको सही जवाब भी उतना अच्छा नहीं दे सकता, उतना अच्छा नहीं देंगे। तो आपको कुछ इंसाइट होना बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। तो एक जनरल पब्लिक के लिए जिसकी कोई मेडिकल इंसाइट नहीं होगी, उसके लिए चैट GPT से इंफॉर्मेशन लेना उतना अच्छा आसान नहीं है और उतना इफेक्टिव भी शायद नहीं है। बिल्कुल सही। तो आपका बैकग्राउंड कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ों से इस्तेफादा हासिल करने के लिए। सर हमारा पहला सवाल ये होगा कि ज़ियाबीतस या शुगर ये फेफड़ों की सेहत पर कैसे असरअंदाज होती है? अच्छा, देखिए, पहले तो एक कॉन्सेप्ट जनरल मेरे ख्याल में मैं क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़ियाबीतस को आम तौर पर बस एक शुगर के लेवल की एबनॉर्मलिटी समझा जाता है। वेरी ट्रू। कि किसी को जो है ना ज़ियाबीतस है तो उसकी शुगर ज़्यादा होगी, लेकिन डायबिटीज़ या ज़ियाबीतस जो है इससे कहीं ज़्यादा मसाइल है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर एबनॉर्मल हो रही है, वो एबनॉर्मल शुगर सेल्स के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होती है और सेल की हेल्थ के लिए उस शुगर का ज़्यादा होना जो है वो अच्छा नहीं होता, और उसके नतीजे में सेलुलर डैमेज हो रहा होता है, और ये सेलुलर डैमेज जिस्म के किसी भी हिस्से में हो रहा होता है, और अल्टीमेटली जो ज़ियाबीतस की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बड़ी हद तक इस सेलुलर डैमेज से रिलेटेड है। इसी तरह ज़ियाबीतस में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो है वो लंग के ऊपर भी उसी तरह इफेक्ट करती है। सही। ज़ियाबीतस का की बीमारी जो है उसके अंदर एक इन्फ्लेमेशन का, एक सेल्स की सोजिश का एलिमेंट पाया जाता है। सही। तो वो ये इन्फ्लेमेशन जो है ये डैमेज कर रहा होता है, वो लंग के सेल्स को भी डैमेज कर रहा होता है, जिसके नतीजे में लंग की कैपेसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, लंग की इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ज़ियाबीतस ऑब्वियसली एक इम्यूनो सप्रेसिव स्टेट होती है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के इम्कानात आम पब्लिक से ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके डायबिटीज़ में रेस्पिरेटरी इलनेसेस का ज़्यादा होना अनकॉमन नहीं है। सो सेलुलर लेवल के ऊपर इन्फ्लेमेशन और साथ में रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, क्या बढ़ी हुई शुगर और भी किसी मैकेनिज्म से सांस की कमी का बायस हो सकती है? हाँ, मैंने कहा ना, देखिए, एक तो सिंपल सा वो ये है कि ये जो ग्लाइकेलेटेड प्रोटीन्स होते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं आपके एडवांस ग्लाइकेलेटेड एंड प्रोडक्ट्स कहलाती हैं जी, ये सेल डैमेज कर रही होती हैं, और ये सेल डैमेज के नतीजे के अंदर लंग की कंप्लायंस ख़राब होती है, लंग की इलास्टिसिटी ख़राब हो रही होती है, और उसकी वजह से आपके सांस की, तो एक शख्स जिसकी अच्छी शुगर कंट्रोल है उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी
एक ऐसे मरीज से जिसका शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है, उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी ज़्यादा ख़राब होगी, अच्छे कंट्रोल वाले की एक्सरसाइज कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि रेज शुगर्स जो है वो सेलुलर लेवल के ऊपर डैमेज कर रहे हैं और उससे लंग डैमेज हो रहा है। ठीक सर, हमारी जैसे जो अवाम का जैसे जो डायबिटिक पॉपुलेशन है, तो वो सांस की कौन सी अलामत को कभी भी लाइटली ना लें? अच्छा देखिए, डायबिटीज़ में सिर्फ लंग का डायरेक्टली इन्वॉल्व होना जो है वजह नहीं होता सांस फूलने का, और भी मैकेनिज्म्स हैं। एक तो सिंपल लंग की कैपेसिटी कम होना, लेकिन डायबिटीज़ ऑब्वियसली रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ बढ़ाती है। ट्रू, तो हार्ट लंग और हार्ट की वजह से ऑब्वियसली दिल का फंक्शन अगर कमज़ोर पड़ रहा है, चाहे वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से है या दिल के पट्टे कमज़ोर होने की वजह से, उससे भी आपके फेफड़ों में पानी आने का अंदेशा होता है और वो भी सांस के ख़राब होने का बायस बन सकता है। सही। कई दफ़ा पेशेंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे होते, अक्सर बेशतर उनको हार्ट के ही सिम्टम्स हो रहे होते हैं, एंजाइना हो रहा होता है उनको, जिसको एक्सर्शनल सांस की तकलीफ समझ रहे होते हैं। वो चल रहे हैं, कहते हैं कि चलते हैं, तो हमें सांस में दिक्कत हो रही होती है, या वो एक्चुअली उस हैवीनेस को सही डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती कहते हैं, बस कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ जी, अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा है, तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं एक डायबिटिक के अंदर सांस के खराब होने के। जैसा आपने पहले बताया कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़त कम है तो बढ़ जाते हैं। तो क्या ये इन्फेक्शंस ठीक भी ना होना ये भी शुगर की वजह से हो सकता है? बिल्कुल, शुगर का खराब होना इन्फेक्शन की रिकवरी में डिले का, देर का सबब बनता है। बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म जो है कई तरह का है, उसमें से एक सेलुलर इम्यूनिटी है जो कि डायरेक्ट वाइट सेल्स के, इनका डिसफंक्शन होता है, इसकी वजह से भी इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। प्लस ये कि चूँकि डिसफंक्शन है तो वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हीलिंग के अंदर या इन्फेक्शन के कंट्रोल के अंदर, वो भी सही तरह नहीं हो पाता। तो इट गोज बोथ वेज। इन्फेक्शन मेक्स डायबिटीज वर्स एंड डायबिटीज मेक्स इन्फेक्शंस वर्स। सर, जैसे जिनका वजन बढ़ा हुआ होता है, साथ में डायबिटिक भी होते हैं, तो इनकी लंग हेल्थ के बारे में कुछ बताएं प्लीज। के जैसे जिन अवाम के अंदर जैसे स्मोकिंग पॉपुलेशन भी है, साथ में वजन भी बढ़ा हुआ है, साथ में डायबिटिक भी है, व्हाट शुड यू डू? अच्छा, ये दो चीज़ें जो है डायबिटीज़ और लंग की हेल्थ के अंदर, दो चीज़ें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मोटापा और सिगरेट स्मोकिंग। तो मोटापा बजाते खुद जो है एक रीज़न बनता है सांस की बीमारियों का। एक तो मोटापा जो है लंग की कैपेसिटी को कम करता है, डायफ्राम पुश हो जाता है ऊपर, लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरा, मोटापे के साथ अक्सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सही, जो एक खास तरह की बीमारी है जिससे जो है उसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहे थे एयरवेज के अंदर, मोटापा अक्सर उसके साथ भी एसोसिएटेड है और वो बजाते खुद लंग हेल्थ को कंप्रोमाइज़ करता है। तो ये एक दूसरा बड़ा फैक्टर है। अच्छा, फिर लंग की कंप्लायंस मोटापे से भी कम होती है। तो अब ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ को भी ख़राब कर रही होती हैं। हम वैसे भी टाइप 2 डायबिटीज़ ओवरवेट लोगों के अंदर ज़्यादा देखते हैं जी, और ओवरवेट लोगों के अंदर डायबिटीज़ का कंट्रीब्यूशन भी होता है और उसके साथ साथ मोटापे के कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको सांस की बीमारियों में दिक्कत होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो ये जहाँ पे वेट रिडक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डायबिटीज़ के कंट्रोल के अंदर भी और लंग हेल्थ को इम्प्रूव करने के में भी, और इसके साथ साथ राइट डाइटरी चीज़ें इस्तेमाल करने से, तो मैंने कहा था जैसे जो एंड प्रोडक्ट्स होती हैं, एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स होती हैं, इनकी प्रोडक्शन भी अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं, ख़ासतौर पे वो जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो भी इम्प्रूव करते हैं आपकी लंग की हेल्थ। तो वेट रिडक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट गोल जो है ना, जो हम तमाम डायबिटिक्स जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है उनको वेट रिडक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा एडवाइस कर रहे होते हैं। स्मोकिंग भी उसी तरीके से डायबिटीज़ के रिस्क भी बढ़ा रही होती है और स्मोकिंग ऑब्वियसली लंग हेल्थ को भी कंप्रोमाइज़ कर रही होती है। तो डायबिटिक्स में स्मोकिंग न सिर्फ ये कि उनकी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट की बीमारियों को, स्ट्रोक, खून की नाली की भी जितनी बीमारियाँ उनको प्रॉब्लम उसके रिस्क बढ़ा रही होती है, उसी तरह ऑब्वियसली लंग को डायरेक्टली डैमेज कर रही होती है।
एक बीमारी जिसके अंदर पहले से सेलुलर डैमेज हो रहा है, इसके अंदर स्मोकिंग रिलेटेड सेलुलर डैमेज अगर आप ऐड कर, फिर ऑब्वियसली स्मोकर्स आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस, स्मोकर्स को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, और अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो रिस्क आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं डायबिटीज़ का के साथ स्मोकिंग और ओबेसिटी, जो कि बैड कॉम्बिनेशन है, किलर कॉम्बिनेशन। So as far as the lung health is concerned, तो हमें पहले रिस्क फैक्टर्स पे काम करते हुए जो वेट है और जो साथ में स्मोकिंग है दोनों को ऊपर करना चाहिए। इस लंग हेल्थ के अलावा भी ये दोनों चीज़ें हार्ट डिजीज के लिए भी उतनी ही फोल्ड, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी इलैबोरेशन कीजिए, क्योंकि लंग हेल्थ और हार्ट हेल्थ दोनों आपस में बॉडी सिस्टम तो सारे इंटरकनेक्टेड है। वेरी ट्रू। तो ऑब्वियसली अगर लंग की हेल्थ कंप्रोमाइज होती है तो डायरेक्टली कुछ इफेक्ट उसका हार्ट के ऊपर भी होता है। एक तो ये मैकेनिज्म हो गया जी। दूसरा डायबिटीज जो है वो एक्सेलरेट करती है, वो तेज करती है वो प्रोसेसेस जो कि बॉडी में नॉर्मली होते हैं एजिंग के साथ जी। और डायबिटीज इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है, जिसको सबसे ज्यादा जिसको इम्पोर्टेंट है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो कि डिपोजिशन है कोलेस्ट्रॉल का और खून की नालियों की ग्रेजुअल तंगी का बायस बनती है। और ये ग्रेजुअली खून की नाली की तंगी जो है वो फिर अल्टीमेटली एंजाइना की शक्ल में या हार्ट अटैक्स की शक्ल में, या अगर ज़्यादा जनरलाइज है तो दिल के फंक्शन के खराबी की शक्ल में, इसी तरह फालिज की शक्ल में, बिल्कुल रेटिनोपैथी आंखों की जो खून की नाली है उनको भी इन्वॉल्व करती है, इस तरह गुर्दों की खून की नालियों को भी। तो जनरलाइज्ड आपके खून की नालियों की बीमारी होती है डायबिटीज़ के साथ। तो जहाँ पे आपको डायबिटीज़ है तो वहाँ पे रिस्क फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, फॉर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज और दूसरी चीजें ये सारी बहुत बढ़ जाती है, मैनीफोल्ड बढ़ जाता है। और अगर इसके साथ ऑब्वियसली अगर स्मोकिंग और ओबेसिटी है जैसे कि हमने पहले कहा, तो ये बीमारियां होने के इम्कान और ग्रेटर रिस्क हो जाता है। सर हमारी जो पॉपुलेशन है चहलकदमी की बहुत ज़्यादा प्रोन नहीं है, तो ये लंग हेल्थ को इम्प्रूव करने में कितनी हेल्प कर सकती है? आई थिंक एक कमी जो मैं यकीनन मैं भी समझता हूँ कि हमारे कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा है वो एक्सरसाइज की आदत का ना होना है। अच्छा, अल्टीमेटली आई थिंक बहुत सारे फैक्टर और भी हैं, इससे सिंपली सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, कंड्यूसिव भी नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, वेरी ट्रू, हमारा वेदर कंड्यूसिव नहीं है, हमारा माहौल कंड्यूसिव नहीं है। आप लोगों को देखते हैं एक्सरसाइज करते हुए तो आपको दिल चाहता है, चूँकि हमारे यहाँ नॉर्मली नजर ही नहीं आते, जितने पार्क्स हैं वो सारे जो है उनके ऊपर कब्जे हो चुके हैं, तो लोगों के पास जगह नहीं होती। फिर सेफ्टी, लोग मेजॉरिटी आप जब उनसे एडवाइस कहते हैं रोड सेफ्टी नहीं है जी। अच्छा, फिर रोडों की हालत इतनी खराब नहीं है कि उसके बाद इतनी अनइवन सरफेसेस, जाएंगे लंग हेल्थ लेके फ्रैक्चर लेके, वो फ्रैक्चर लेके कहीं गिरने का इम्कान बहुत ज्यादा, इधर घड़ा उधर घड़ा। वेरी ट्रू। तो वो जो है तो हमारे न सिर्फ ये कि लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं है, उनको अवेयरनेस भी नहीं है, और लेकिन हालात भी कंड्यूसिव नहीं है। तो आई थिंक इनकरेज करना चाहिए बहुत ज़्यादा, या आई थिंक तमाम फिजिशियंस की जिम्मेदारी कि वो लोगों को, हम डाइट के ऊपर काफ़ी वो होते हैं, मरीज भी हमसे डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, आई डोंट नो फॉलो बहुत नहीं करते, यानी एहतियातें पूछना या परहेज पूछना जो है वो जरूरी है। वो बोलते थे ना, आपने ये तो बताया नहीं क्या नहीं खाना, वो मैंडेटरी है, उसके ऊपर अमल करना नहीं न करना जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पूछना जरूर है। लेकिन हम भी एम्फसाइज कर रहे होते हैं। आई थिंक इसका भी ताल्लुक जो है ना, चूंकि पहले हिकमत के कॉन्सेप्ट्स के अंदर ग़िज़ा बुनियादी एलिमेंट था जी, बिल्कुल, जो बीमारी का बायस बनता था या जो बीमारी का इलाज बनता था, तो वो दोनों चीज़ों को उसी से जोड़ते हैं। तो लेकिन सिर्फ फोकस जो है डाइट पे नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज पे मरीजों को एजुकेट करना चाहिए और समझाना चाहिए कि एक्सरसाइज बहुत सारे फायदे, और मैं अक्सर लोगों को वो कहता हूँ कि ये एक तीर से 2-3 शिकार नहीं, ये 5-4-5-6 शिकार हैं। क्या आप अपनी शुगर कंट्रोल अच्छा कर लेंगे, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा कर लेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो जाएगा, आपको सेडेंटरी लाइफ स्टाइल चला जाएगा, आपके साथ इसके जो है ना वेट रिडक्शन उसके अलावा है, तो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सरसाइज। वेरी ट्रू। तो पेट के निज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। तो आई थिंक हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने मरीजों को इनकरेज करें, और आई थिंक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो
माहौल प्रोवाइड करें वेरी ट्रू। कि जहाँ पे लोगों को एक्सरसाइज करने में सूझे। जैसे हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं तो वो ग़िज़ा पूछ के भी जाते हैं कि क्या खाएं, तो मैं बोलती हूँ ये जो लिख के दे रही हूँ ये ना खाएं, इसके अलावा जो अल्लाह मियां की हलाल है वो ज़रूर खाएं। अच्छा, फिर एक्सरसाइज भी हम बताते हैं, लेकिन आजकल एक चीज़ पे और मैं स्ट्रेस कर रही हूँ रिगार्डिंग स्लीप आवर्स एंड द क्वालिटी ऑफ स्लीप। ये कैसी स्लीप होनी चाहिए आपकी, बिकॉज विद द मोबाइल यूजेज एंड एवरीथिंग हमारे पास जो स्लीप है काफ़ी कॉम्प्रोमाइज स्लीप है। ये मोबाइल मुस्तकिल बराबर में रखा होता है, उसको देखते देखते ही सो जाते हैं और फिर उठते भी सबसे पहले मैसेज चेक करके उठते हैं कि हाँ ठीक है उठने का वक्त हो गया। आई थिंक ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, कराची में गुज़िश्ता कई सालों से नॉर्मल रूटीन टाइम जो है ना, स्लीप टाइम्स, वो चेंज हो गए, कॉम्प्रोमाइज हो गया जी। वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। मार्केट्स देर तक खुली रहती है, 11-12 बजे तक मार्केट्स खुली रहती है। ऑब्वियसली अब ये जिसकी दुकान है उसे घर जाना है जी, तो 12 बजे उसने दुकान बंद करनी शुरू करनी है तो 1 बजे वो दुकान बंद करेगा, 1:30 बजे 2 बजे घर पहुंचेगा, उसके बाद उसने खाना खाना, उसके बाद उसने लेट जाना। सही। तो सोते सोते उसको 4 बज जाएंगे। अब एक तो वो खाना खा के, और सबसे रात के खाने का सबसे खराबी बड़ी यही है कि आपने खाया एंड यू आर, और हमारे यहाँ कार्ब्स बेस्ड खाना ज्यादा होता है और रात को आपने कार्ब्स यूज नहीं करने, अब आपने सो जाना है। वो कार्ब्स आपके सर्कुलेट होते रहते हैं, वो आपके फ्री फैटी एसिड्स के अंदर, ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं एंड देन दे गेट डिपॉजिटेड इन द बॉडी। तो एक तो ये बहुत बड़ी खराबी। तो फिर लाजिमत है देर से उठने का ट्रेंड है जी। अब इस एक ऐसे शहर के अंदर जहाँ पे मेजॉरिटी डेज वार्म होते हैं, आप 11 और 12 बजे उठ रहे हैं तो ऑब्वियसली उस वक्त एक्सरसाइज टाइम तो अर्ली मॉर्निंग है जी, या इवनिंग का टाइम है जिसके अंदर आप अच्छा माहौल होता है कि आप वॉक कर सकते हैं आसानी से, तो एक्सरसाइज का टाइम भी आप कर गया। तो ओवरऑल कराची के अंदर बहुत जो है शिफ्ट हो गया है। सही। अब इसके अलावा अगर हम साइंटिफिकली देखें तो बॉडी के हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स जो है उनका एक अपना रिदम है जी, उनका एक डायनामिक रिदम है जो ओवर द इयर्स डेवलप हुआ है और जो आपके वेकअप टाइम के साथ बढ़ते हैं, स्लीप टाइम के साथ कम होते थे, तो सुबह के वक्त बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब सुबह के वक्त आप सो रहे होते हैं, वो हार्मोन बेचारा परेशान होता है कि मैं करूं क्या, और उसके बाद जब आप वो हार्मोन से कम होने का टाइम होता है तो उस वक्त आप उठते हैं और उस वक्त आप बोल रहे होते हैं कि मैं करूं क्या। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये कल्चर चेंज होने की जरूरत है। आई मीन, और ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता। मुझे याद है कोविड के जमाने में सुबह सब कुछ वक्त पे खुलता था, जी बिल्कुल, शाम को वक्त पे बंद हो जाता था। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, एक विल चाहिए जी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। हम सनलाइट को यूज ही नहीं कर रहे जी। अब एक मुल्क है ऐसा जिसके अंदर बिजली का इतना क्राइसिस है, वहाँ पे हमें रात की बिजली को बचाना चाहिए। आप मेजॉरिटी शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाए, ढेर सारी लाइट्स होती हैं और रात के वक्त सारी साथ शॉपिंग हो रही होती है। तो एक अजीब व गरीब वो है जो कि हम अपने मसाइल नहीं समझ रहे और हम अपने उन मसाइल का हल भी तलाश नहीं कर रहे। वेरी ट्रू। आज ही मुझसे एक पेशेंट ने पूछा कि बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे कह रही है सुबह 7 बजे उठ जाऊं, उठ के करूं क्या। मैंने कहा ये भी कुछ, मैंने कहा वो जो एक्सरसाइज करने को कह रही है ना वो इस टाइम पे करने के, फिर वो भी कर ली, फिर उसके बाद क्या करूं। मेरी तो शॉप खुलनी है दोपहर में 3-4 बजे के बाद, तो इशू है ये सबसे बड़ा मसला है। सर आपके बहुत से पेशेंट्स इनहेलर यूज करते होंगे, तो इनहेलर्स के लिए कोई भी हिफाजती या जैसे कोई भी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। अच्छा देखिए, एक तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि चूंकि इनहेलर्स के अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि इट कैन इंक्रीज योर ब्लड शुगर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आपकी शुगर्स उसके साथ बढ़ सकती हैं और हालांकि जितने कंपाउंड्स यूज होते हैं उनके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। तो एक तो अगर रेगुलर माउथ रिंसिंग की आदत है इनहेलर के इस्तेमाल के बाद, तो जो मुंह में डिपॉजिट हुआ ड्रग है वो आप कुल्ली करके फेंक देते हैं, तो कम से कम उससे वो जज्ब नहीं होती और वो आपको सिस्टम के अंदर दाखिल नहीं होती है। तो वही ड्रग जो कि आपके लंग में गई है, वही जो कि इफेक्टिव ड्रग है वही आपकी बॉडी के अंदर होती है। तो एक तो आदत मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनहेलर के इस्तेमाल के साथ कुल्ली जरूर करनी चाहिए। दूसरी चीज, इनहेलर स्पेसर से लेने के अंदर एडवांटेज है। स्पेसर के साथ अगेन माउथ डिपोजिशन कम हो जाती है और इफेक्टिवनेस। इनहेलर का इस्तेमाल जो है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन चाहिए
इनहेलर जो है वो बिल्कुल इस तरह है जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो 2-3 चीजें एक साथ करनी, जी जी, तो 2-3 चीजों को एक साथ करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन होने की जरूरत है, और कोऑर्डिनेशन आपकी उस वक्त डेवलप होती है जब आप उसको रिपीटेडली करते हैं। तो इस इनहेलर की कोऑर्डिनेशन को के एलिमेंट को कम करने के लिए स्पेसर आपको हेल्प करता है। स्पेसर ओरल डिपोजिशन को भी कम करता है। एक तीसरी चीज जो कि डायबिटिक्स के अंदर वैसे भी कॉमन है वो ओरल थ्रश है, मुंह के अंदर एक फंगस हो जाता है, और वो अक्सर वेस्टर डायबिटिक्स में वैसे भी होता है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अगर हुआ है तो उसके साथ भी होता है, और खुद ये जो स्टेरॉइड्स अगर आप इनहेल ले रहे हैं तो इनकी वजह से भी ओरल थ्रश होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप माउथ रिंस करें और इनहेलर्स को स्पेसर से लें ताकि रिस्क कैंडिडाइसिस का कम हो जाए। सर इन दी एंड लंग हेल्थ को इन डायबिटिक पेशेंट्स इम्प्रूव करने के लिए आवाम को कोई मशवरा जो आप कहें कि ज़रूर करना है आज से? देखिए, ये मेरे ख्याल में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, ओवरऑल एक्सरसाइज हैज़ गॉट बेनिफिट्स ऑफ इन इम्प्रूविंग योर लंग कैपेसिटी, लंग फंक्शन आपका इम्प्रूव होता है। एक्सरसाइज आपके लंग फंक्शन को इम्प्रूव करती है, एक्सरसाइज आपके इम्यून मैकेनिज्म को बेहतर करती है, आपकी बॉडी की मुदाफ़ियत बेहतर होती है। और जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज के मल्टीपल बेनिफिट्स आपको इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल ऑफ शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वेट, सब कुछ में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। तो आई थिंक कि एवरी पेशेंट डायबिटिक हो या नॉट, इवन नॉन डायबिटिक हो, विद रेस्पिरेटरी डिजीजेस एक्सरसाइज, एक तो जनरल एक्सरसाइज हेल्प करती है, दूसरे स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी मसल एक्सरसाइज है। एक प्रॉब्लम जो अक्सर डायबिटीज़ में होती है, डायबिटीज़ के साथ न्यूरोपैथी होती है जी। ये न्यूरोपैथी अल्टीमेटली मसल्स को भी अफेक्ट करती है, तो जिसकी वजह से आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी मसल्स की एक्सरसाइजेज, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज करने की जरूरत होती है ताकि सांस की दुश्वारी होने के इम्कानात कम हो। ये दूसरा इम्पोर्टेंट है कि तो एक जनरल एक्सरसाइज और रेस्पिरेटरी मसल्स की एक्सरसाइज, और रेस्पिरेटरी मसल्स की एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है, गहरे गहरे सांस लेना, उनको स्लो बाहर निकालना। सही। तो इसके अलावा कोई चीज़ और स्पेसिफिक डिवाइसेस भी आते हैं जो रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। दूसरी अहम चीज़ जो है वो है मोटापे का ख्याल करना जी, अपनी ग़िज़ा का ख्याल करना। ये देखा गया है कि बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो डैमेज करती हैं डायरेक्टली, जो आपकी जो नेगेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाती है। ख़ासतौर पर जो फ्राइड चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, अपनी डाइट को मॉडिफाई करना चाहिए ताकि वो भी डायबिटीज़ के कंट्रोल को भी बेहतर करे और जो सेलुलर डैमेज हो रहा है उसको भी कंट्रोल करे। देन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने डायबिटिक कंट्रोल को अच्छा रखें। सही। अपने डायबिटिक कंट्रोल को अच्छा रखने के लिए से डेफिनेटली रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है। ओवरऑल मैंने जैसे पहले शुरू में कहा था कि लंग कैपेसिटी एक अच्छे कंट्रोल वाले डायबिटिक की ज़्यादा बेहतर होती है पुअरली कंट्रोल डायबिटिक से, तो आपकी लंग की कैपेसिटी मेंटेन रहती है। तो कोशिश होनी चाहिए कि डायबिटिक कंट्रोल अच्छा हो, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नहीं होता और रिस्क ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। आई थिंक ये 3 की चीज़ें होंगी मेरे नज़दीक, कि रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, बोथ जनरल एक्सरसाइज एंड रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, गुड डायबिटिक कंट्रोल होना चाहिए, एंड गुड डाइट कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, और अपने वेट को चेक में रखना चाहिए। That's wonderful. So this was all about lung health. It was always a pleasure having you here. Thank you. And आज की मालूमात के बाद मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ के बारे में तो अंदाज़ा हो गया होगा कि एक अच्छी लंग हेल्थ रखने के लिए डायबिटीज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगली एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। फार्मीवो आपके लिए लाया है आपका अपना पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट, जिसकी मदद से आप अपना और अपने चाहने वालों का फ्री डायबिटीज रिस्क असेसमेंट करवाने के साथ साथ डायबिटीज के बारे में मुकम्मल मालूमात बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। तो अभी अपने पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट के व्हाट्सएप नंबर 0333032262 पर राब्ता करें। फार्मीवो का ख्वाब, एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम।